नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिसे बनाने में 16 साल लगे। 16 साल? सोचिए, 16 साल। आज के ज़माने में तो मुझे लगता है इतने में 16 फिल्में बन जाती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। आराम से। आखिर ऐसा क्या था निर्देशक के आसिफ के उस सपने में जो उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बस एक फिल्म पर लगा दिया? तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी जुनून को, इसी पागलपन को समझने की है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो मुगले आजम को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक स्मारक बताते हैं। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और। ये सवाल ही मतलब इस पूरी चर्चा का दिल है, क्योंकि अगर इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी की तरह देखेंगे तो हम इसकी आत्मा को पकड़ ही नहीं पाएंगे। देखिए, 1960 में जब भारत एक नया लोकतंत्र था, अपनी पहचान बना रहा था, तब ये फिल्म आई और इसने दिखाया एक शहंशाह की सल्तनत की इज्जत और एक आम लड़की की मोहब्बत करने की आजादी के बीच का टकराव। ये सिर्फ फर्ज बनाम मोहब्बत नहीं था, ये एक तरह से सत्ता बनाम व्यक्ति की कहानी थी। ओहो। और ये उस दौर के दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक बहस का हिस्सा बन गई। क्या बात है, आपने तो शुरू में ही एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। तो चलिए इसी नजरिए से कहानी की परतों को खोलते हैं। बुनियाद तो हम सबको पता ही है। शहंशाह अकबर के बेटे शहजादे सलीम, उनको एक कनीज अनारकली से प्यार हो जाता है और बस यहीं से सल्तनत में भूचाल आ जाता है। बिल्कुल। और यहाँ टकराव की वजह सिर्फ ये नहीं है कि अनारकली एक कनीज है। अच्छा। टकराव की असली वजह है दो विचारधाराओं का आमने सामने आना। एक तरफ है शहंशाह अकबर, जो सिर्फ एक पिता नहीं है, वो रियासत हैं, वो उसूल हैं, वो परंपरा है। हाँ? उनके लिए सल्तनत की इज्जत एक व्यक्ति की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और दूसरी तरफ है सलीम और अनारकली, जो कहते हैं कि भाई मोहब्बत किसी सल्तनत या किसी उसूल की मोहताज नहीं होती, वो तो बस हो जाती है। ठीक यही बात। और इसी टकराव को पृथ्वीराज कपूर का एक संवाद है जो जैसे निचोड़ कर रख देता है। हाँ, वो वाला। सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली को जीने नहीं देंगे। उफ। इस एक लाइन को सुनिए, इसमें एक बादशाह की ताकत का अहंकार भी है और कहीं गहरे में एक पिता की लाचारी भी छिपी है। सही बात है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं अनारकली को मार दूंगा, वो कह रहे हैं हम यानी रियासत, सल्तनत उसे जीने नहीं देगी। हाँ। तो ये एक व्यक्तिगत लड़ाई से कहीं ज्यादा एक व्यवस्था की लड़ाई बन जाती है। और इस महाकाव्य जैसी लड़ाई को पर्दे पर उतारने के लिए कलाकार भी तो उसी कद के चाहिए थे। जाहिर है। यहीं पर फिल्म के सितारे सामने आते हैं। शुरुआत शहंशाह अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर से करते हैं। उनकी आवाज आज भी कानों में गूंजती है। ऐसा लगता था कि वो डायलॉग बोल नहीं, इतिहास सुना रहे हैं। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी। कहते हैं कि सेट पर जब वो अकबर के लिबास में होते थे तो लोग सच में उनसे थोड़ा सहम कर रहते थे। अच्छा जी। और ये सिर्फ आवाज या पहनावे की बात नहीं थी, ये किरदार में एकदम डूब जाने वाली बात थी। एक किस्सा है, बताइए, कि फिल्म के एक सीन के लिए उन्हें तपती रेत पर नंगे पैर चलना था, तो के आसिफ ने उनके लिए लकड़ी के तख्ते बिछवा दिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर अकबर को दर्द महसूस हुआ था तो मुझे भी वो दर्द महसूस करना है। ये था उनका समर्पण। वाह, ये तो कमाल की बात है। और वो सिर्फ एक जालिम बादशाह नहीं लगते, उनके चेहरे पर वो कश्मकश साफ दिखती है। बिल्कुल। कि वो एक पिता के प्यार और एक शहंशाह के फर्ज के बीच कैसे पिस रहे हैं। बिल्कुल। और फिर है मधुबाला, जिन्होंने अनारकली के किरदार को अमर कर दिया। उनकी खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहना। हाँ। लेकिन इस किरदार में उन्होंने जो दर्द, जो हिम्मत और जो बगावत घोली, वो अद्भुत है। यहाँ एक दुखद बात ये भी है, मैंने पढ़ा था कि उनकी असल जिंदगी का दर्द भी कहीं न कहीं पर्दे पर उतर आया था। हाँ, दिलीप कुमार साहब के साथ उनके रिश्ते को लेकर। हाँ, उनका रिश्ता टूट चुका था और उन्हें दिल की गंभीर बीमारी भी थी। कहते हैं कि फिल्म में जो भारी भरकम असली लोहे की जंजीरें उन्होंने पहनी थीं, उनसे उनके हाथ छिल जाते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती थी। और यही चीज उनके किरदार को और भी ज्यादा मार्मिक बना देती है। जब वो जंजीरों में जकड़ी अकबर की आंखों में आंखें डालकर गाती हैं, प्यार किया तो डरना क्या। ओ, वो सीन। तो वो सिर्फ एक गाना नहीं होता, वो एक औरत की आजादी का ऐलान बन जाता है। वो एक मामूली कनीज नहीं रह जाती, वो मोहब्बत की उस ताकत का प्रतीक बन जाती हैं जो एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे रही है। और शहजादे सलीम, दिलीप कुमार साहब, जहां पृथ्वीराज कपूर की आवाज में एक तूफान था, वहीं दिलीप साहब की खामोशी में एक सैलाब था। उनका अभिनय इतना शांत, इतना संयमित, लेकिन उतना ही असरदार। यही तो उनकी खूबी थी। वो ट्रेजेडी किंग इसीलिए कहलाए।
वो अपनी आंखों से अभिनय करते थे। उनके चेहरे पर एक ही वक्त में अपने पिता के लिए इज्जत भी दिखती थी और उनके फैसले के खिलाफ एक खामोश गुस्सा भी। सही। वो मोहब्बत की आग में जलते हुए भी एक शहजादे की तहजीब नहीं भूलते। ये संतुलन साधना बहुत बहुत मुश्किल था, जो उन्होंने बखूबी किया। इसमें दुर्गा खोटे जी का भी जिक्र करना जरूरी है, जोधा भाई के किरदार में। बिल्कुल। वो उस माँ की बेबसी को दिखाती हैं जो पति और बेटे की इस जंग में चुपचाप पिस रही है। उनके पास संवाद कम थे, लेकिन उनकी मौजूदगी। हाँ, वो इस शाही टकराव का मानवीय चेहरा है। वो हमें याद दिलाती हैं कि इस बड़ी बड़ी बातों, उसूलों और सल्तनत की जंग में आखिरकार एक परिवार ही तो टूटा है। इन किरदारों की भावनाओं को, उनके दर्द और उनकी बगावत को आवाज दी फिल्म के संगीत और संवादों ने, जिसे फिल्म की आत्मा भी कहा जाता है। बिल्कुल। नौशाद का संगीत और शकील बदायनी के गीत, ये तो जैसे हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। और हर गाना कहानी में एक मकसद पूरा करता है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं डाले गए। हाँ। मोहे पनगढ़ पे में जहां अनारकली की चंचलता दिखती है, वहीं बेकस पे करम कीजिए में उनकी लाचारी। लेकिन प्यार किया तो डरना क्या, तो एक अलग ही स्तर पर है। इस गाने से जुड़ा तो एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। अच्छा। कहते हैं कि नौशाद साहब को इस गाने में एक खास तरह की गूंज, मतलब एक एको चाहिए थी, जो उस जमाने के स्टूडियो में रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं था। हाँ, और इसका जो हल उन्होंने निकाला वो उनकी प्रतिभा का सबूत है। उन्होंने लता मंगेशकर जी से ये गाना एक बाथरूम में गवाया। सच में? बाथरूम में? जी हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि टाइल से टकराकर आवाज में वो शाही गूंज पैदा हो सके जो शीश महल के माहौल से मिल खाए। सोचिए, परफेक्शन के लिए किस हद तक का जुनून था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया गाना भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार गीत बन गया। यही तो जादू है। और गानों के साथ साथ संवाद, क्या कमाल की शायरी थी वो। मेरा दिल भी आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। वाह। आज भी ये लाइनें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ भारी भरकम उर्दू नहीं थी, हर संवाद एक दर्शन था, एक फलसफा था। जैसे एक जगह सलीम कहते हैं, तख्तो ताज के लिए बागी होने की इजाजत हमारा खून हमें नहीं देता। ये पंक्तियां उनके किरदार की पूरी परवरिश, उनके उसूल, उनकी कश्मकश, सब कुछ एक साथ सामने रख देती हैं। सही। ये संवाद किरदारों को वो शाही अंदाज देते हैं जो इस कहानी के लिए बेहद जरूरी था। निर्देशक के आसिफ। हम बार बार उनके जुनून की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ जुनून नहीं, ये तो पागलपन की हद तक का समर्पण था। बिल्कुल। 16 साल का बनना अपने आप में एक कहानी है। ये फिल्म 1944 में शुरू हुई थी। अच्छा, 44 में? जी। उस वक्त कलाकार भी दूसरे थे। चंद्रमोहन अकबर का रोल कर रहे थे और नरगिस अनारकली के लिए सोची गई थी। लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ, प्रोड्यूसर पाकिस्तान चले गए, चंद्रमोहन का निधन हो गया, फिल्म पूरी तरह से बंद हो गई। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन के आसिफ ने नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की, नए प्रोड्यूसर ढूंढे, नई कास्टिंग की। ये दिखाता है कि उनके लिए ये एक फिल्म नहीं, एक इबादत थी। आज के वीकेंड बॉक्स ऑफिस के द्वार में जहां 3 दिन में फिल्म का भविष्य तय हो जाता है, हाँ। क्या कोई फिल्म मेकर 16 महीने भी इंतजार करने का सोच सकता है? 16 साल तो बहुत दूर की बात है। नहीं, नामुमकिन है। ये फिल्म उस दौर के सिनेमाई सब्र और कला के प्रति समर्पण का एक जीता जागता सबूत है। और ये समर्पण हर फ्रेम में दिखता है। वो शीश महल, आज भी उसके चर्चे होते हैं। सिर्फ ये कहना कि वो एक महंगा सेट था, मुझे लगता है ये उसके साथ अन्याय होगा। बिल्कुल। कहते हैं कि उसे बनाने में 2 साल लगे और उस जमाने में 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया था। बाप रे। बेल्जियम से खास तौर पे कांच मंगवाया गया था और के आसिफ का परफेक्शन ऐसा था कि एक भी शॉट वो तब तक ओके नहीं करते थे जब तक हर एक छोटे छोटे कांच के टुकड़े से मोमबत्ती की रोशनी सही एंगल पर रिफ्लेक्ट ना हो। कमाल है। जब फिल्म रंगीन बन रही थी तो लंदन के एक टेक्नीशियन ने कहा कि इस सेट को ठीक से लाइट अप करना नामुमकिन है। के आसिफ ने उसे नौकरी से निकालकर खुद लाइटिंग की। ये पागलपन नहीं तो और क्या था। और सिर्फ सेट ही क्यों, हर चीज में यही जिद थी। जंग के सीन के लिए उन्होंने भारतीय सेना के असली 2000 सैनिक, 4000 घोड़े और कई हाथी इस्तेमाल किए। आज तो ये सब CGI से हो जाता है। हाँ, लेकिन तब ये एक लॉजिस्टिकल दुष्वक्त रहा होगा। किरदारों ने जो जेवर पहने वो असली सोने और मोतियों के थे। जो पोशाकें थी वो सूरत के कारीगरों से असली जरी से बनवाई गई थी। हर चीज असली। एक और दिलचस्प बात, ये फिल्म ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई थी। हाँ। उस दौर में भारत में रंगीन फिल्मों का चलन बस शुरू हो रहा था।
जब प्रोड्यूसर ने के आसिफ से कुछ सीन रंगीन में शूट करने को कहा तो उन्होंने सिर्फ कुछ गाने ही नहीं बल्कि फिल्म का पूरा क्लाइमेक्स दोबारा टेक्निकलर में शूट किया, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा और वक्त लगा। अच्छा। वो चाहते थे कि दर्शक मुगल काल की उस शान और शौकत को पूरी तरह महसूस करें और इसके लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और उनकी वो मेहनत आज पर्दे पर जिंदा है। जब इस फिल्म को 2004 में पूरी तरह डिजिटल रूप से रंगीन किया गया तो आज की पीढ़ी ने भी उस भव्यता को देखा। वो शीश महल में जब मधुबाला नाचती हैं और उनके हजारों अक्स आईनों में दिखाई देते हैं, वो नज़ारा आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। यही बात इस फिल्म को सिर्फ अच्छी या बढ़िया नहीं बल्कि महान बनाती है। ये सिर्फ कहानी, अभिनय या संगीत का मेल नहीं है, ये एक इंसान की जिद, उसके सपने और उसके अटूट विश्वास की कहानी है, जिसने सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज के इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि मुग़ल-ए-आज़म क्यों एक सदाबहार मास्टरपीस है। ये सिर्फ सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी नहीं है, ये उसूलों का टकराव है, ये व्यक्तिगत आज़ादी और सत्ता के बीच की जंग है, ये शानदार अभिनय और अमर संगीत का खजाना है। और सबसे बढ़कर ये एक निर्देशक के उस पागलपन की हद तक के जुनून का नतीजा है जिसने कभी हार नहीं मानी। बिल्कुल, और स्रोतों का निष्कर्ष भी यही कहता है कि ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार करना शायद आसान हो, लेकिन उस प्यार को उसूलों, समाज और सत्ता के सामने निभाना कितना मुश्किल होता है। ये एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो भावनाओं के उसी पैमाने पर आज की पीढ़ी से भी जुड़ता है जैसे 60 साल पहले जुड़ा था। इसकी भव्यता शायद पुरानी लगे, लेकिन इसकी आत्मा आज भी उतनी ही नई और उतनी ही प्रासंगिक है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये फिल्म एक पिता और बेटे के बीच परंपरा और व्यक्तिगत इच्छा के टकराव को शाही महलों की दीवारों के अंदर दिखाती है, पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत इच्छा और पीढ़ियों के बीच का ये संघर्ष क्या आज भी राजमहलों से बाहर निकलकर हमारे समाज और हमारे अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद नहीं है। बिल्कुल है। शायद उसके रूप बदल गए हैं, लेकिन जंग आज भी वही है।